हेलो स्टूडेंट्स, तो आप कैसे हैं? आई होप आप एकदम मस्त होंगे। ठीक है, तो यहां पर आज हम इस वीडियो के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेके चैप्टर नंबर 5 तक के जितने भी फॉर्मूलाज है वो डिस्कस करने वाले हैं एक साथ। और ये जो फॉर्मूलाज है मैं यहाँ पे आपको जो न्यू एनसीईआरटी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग लिखवाने वाला हूं, एक्स्ट्रा और कम बिल्कुल भी नहीं, जो सटीक है वैसा के वैसा हम इस वीडियो के अंदर यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर चैप्टर नंबर फर्स्ट की, देखिए दोस्तों बहुत प्यारी बातें करने वाले हम। सबसे पहले मैं यहां पर बात करूं चैप्टर नंबर फर्स्ट की, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसका नाम क्या है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है हमारे मैथमेटिक्स के अंदर यानी कि वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है दोस्तों? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है हमारे वास्तविक संख्याएं। और अगर इंग्लिश में, यदि हम इसको इंग्लिश में बोले तो वास्तविक संख्याओं को बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? रियल नंबर्स। ठीक है, ये लीजिए। अब इस चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर यहां पर सिर्फ आपको एक फॉर्मूला पढ़ना है, मात्र कितना फॉर्मूला? सिर्फ एक फॉर्मूला। सर वो कौन सा है, फटाफट बता दो। तो भाई वो फॉर्मूला है आपके यहां पर HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। बस ये वाला फॉर्मूला यदि आपने पढ़ लिया तो आपका काम चल जाएगा दोस्तों आराम से। और इसके अलावा कोई फॉर्मूला इस चैप्टर के अंदर नहीं है। यदि इस चैप्टर के अंदर कोई फॉर्मूला याद करना है तो वो ये है HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी का मतलब है ए क्या है? ए संख्या है, बी भी संख्या है, यानी कि ए इंटू बी का मतलब है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दो संख्याओं का गुणनफल। क्या लिख सकते हो दोस्तों? दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखो, दो संख्याओं का गुणनफल। और इंग्लिश में हम लिख देंगे इसको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हम ये भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर सेकंड पर। किस पे आते हैं दोस्तों? तो चैप्टर नंबर सेकंड पर। चैप्टर नंबर सेकंड की बात करूं तो इसका नाम है हमारे बहुपद। क्या है दोस्तों? बहुपद। बहुपद यानी कि इंग्लिश में बोले तो पोलिनोमियल। पोलिनोमियल। ठीक है, ठीक है सर। फिर अब इसके अंदर क्या है? मैंने कहा इसके अंदर बड़ा सिंपल मामला। देखिए, इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर जो बहुपद पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर ये द्विघात बहुपद पढ़ने वाले हैं। आपको मैं बता दूं तो यहाँ पर मैं बता देता हूं आपको कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मानक रूप। सबसे पहले हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले द्विघात बहुपद का मानक रूप। क्या होता है सर द्विघात बहुपद का मानक रूप? तो चिंता मत कीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है वो होता है आपके P ऑफ x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये लो, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इसका क्या होता है? मानक रूप। बड़ा सिंपल है। अब इसके अंदर क्या है सर? तो मैंने को देखो भाई, देखो सबसे पहले नंबर पे यहां पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो होने वाला है अल्फा प्लस बीटा, है ना। पहले नंबर का जो फॉर्मूला यहां पर यूज होगा वो होगा आपके अल्फा प्लस बीटा। मतलब यदि हम ऐसे माने कि यानी कि ये जो द्विघात बहुपद है दोस्तों, इसके दो शून्यंक है। क्या है? इसके दो शून्यंक। शून्यंक बोले तो इंग्लिश में जीरो है, जीरो। यानी कि द्विघात बहुपद के हमेशा दो ही आंसर निकलेंगे दोस्तों जिनको हम बोलते हैं शून्यंक। और ये शून्यंक यहाँ पर दो मान के चल रहे हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा। क्या है? एक अल्फा और एक क्या है आपके? बीटा। ठीक है, फिर मैंने कहा देखो ध्यान से, तो यहां पर दो फॉर्मूला यूज होते हैं। एक होता है आपका अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। पहला फॉर्मूला ये यूज होता है। इसके बाद एक और यूज होता है यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये दो फॉर्मूलाज आपके यहाँ यूज होने वाले हैं। अल्फा प्लस बीटा का मतलब है शून्यंकों का योगफल। क्या है इसका मतलब? शून्यंकों का योगफल, यानी कि सम ऑफ जीरोस। और अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है यहाँ पर यानी कि शून्यंकों का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोथ। अब देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। आपके बी क्या है? इसको क्या लिख सकते हो? तो देखो माइनस जो बी होता है दोस्तों वो एक्स का गुणांक होता है, तो आप लिख देंगे एक्स का गुणांक। क्या लिख देंगे दोस्तों? एक्स का गुणांक। और ए क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का क्या लिख देंगे दोस्तों? गुणांक आप यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर यदि आप उसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बिल्कुल कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक को क्या लिखेंगे भाई? तो इसको लिखेंगे आप कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। और यहां पर तो मैंने कहा देखो अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यंकों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो होता है सी अपॉन ए। सी क्या है सर, तो सी देखो यहाँ पर अचर पद है दोस्तों, क्या है अचर पद, और यानी कि ए क्या है, तो ए है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इंग्लिश में बोले तो अचर पद को बोलते हैं आपके कांस्टेंट टर्म, क्या है भैया कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अपॉन यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लीजिए। इसके अलावा भी कोई फॉर्मूला है क्या सर यहाँ पर, बिल्कुल है दोस्तों, बिल्कुल है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं इन दोनों फॉर्मूलों का यूज हम किस लिए करते हैं, सत्यता की जांच करने के लिए, ठीक है। अगर हमें चेक करना हो तो इसके लिए इसका यूज करते हैं, ठीक। इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा है भाई द्विघात समीकरण, सॉरी द्विघात बहुपद, ठीक है। अब द्विघात बहुपद क्या है, तो देखो इसमें आपको यदि अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी हो, तो यदि आपको अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी हो और आपको एक द्विघात बहुपद निकालना है, क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना, तो आप लिखेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यानी कि ये एक और फॉर्मूला है यहाँ पर जो आपको याद करना है, ये द्विघात बहुपद है दोस्तों, क्या है ये द्विघात बहुपद, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब है शून्यंकों का योगफल, इसको लिख सकते हैं आप शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल इंटू एक्स, और अल्फा बीटा को लिख सकते हैं आप शून्यंकों का गुणनफल, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, आप इसको आराम से लिख सकते हैं। इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं आप, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसमें कोई शक और संचय वाली बात आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद यही दो फॉर्मूलाज है दोस्तों, ये कुछ फॉर्मूला है जो चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड के हैं, इसके बाद हम चैप्टर नंबर थर्ड के फॉर्मूलाज लिखते हैं, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 के फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यदि मैं चैप्टर नंबर 3 की बात करूं दोस्तों, तो चैप्टर नंबर 3 क्या है हमारा, तो चैप्टर नंबर 3 का नाम है दो चरों में रेखिक समीकरण, दो चरों में रेखिक समीकरण, ये इसका नाम है। यदि हम इंग्लिश में इसकी बात करें तो लीनियर इक्वेशन, इसकी इंग्लिश में बात करें तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, इनटू वेरिएबल्स, इनटू वेरिएबल्स, यानी कि इसका नाम इंग्लिश में ये होता है दो चरों में रेखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें क्या चलता है सर, मैंने कहा देखो सबसे पहले तो आप इसका मानक रूप के बारे में बात करें, किसके रूप में, मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, किसके बारे में बात करें दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लीजिए। सर कैसे, मैंने कहा देखो यार, तो दो चरों में रेखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो होता है आपके ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो इसलिए आएगा क्योंकि इक्वेशन है दोस्तों यानी कि समीकरण है, तो ये इसका मानक रूप होता है। पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, पहली बात। दूसरी बात यहां पर क्या है कि आपको यहां पर तीन कंडीशन याद होनी चाहिए, किसी भी कंडीशन में तीन, कौन कौन सी, तो देखो तीन कंडीशन में पहले नंबर का जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए कि यदि रेखाएं यानी कि रेखाएं कैसी हो, मैं यहां पर लिख देता हूं आराम से, यदि रेखाएं यानी कि जो लाइंस है यानी कि जो रेखाएं है वो सबसे पहले समपाती हो, कैसी हो दोस्तों, समपाती, है ना, समपाती, सबसे पहले हो समपाती। समपाती का मतलब क्या होता है, समपाती का मतलब होता है यहाँ पर एक के ऊपर एक, समपाती का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक, मतलब ये लाइन और इसके ऊपर लाइन। दूसरी जो कंडीशन है मैं यहाँ पर लिखने वाला हूं यहाँ पर, दूसरी कंडीशन में जो रेखाएं होती है, जो रेखाएं हैं वो होनी चाहिए आपके समांतर, कैसी हो, समांतर। यदि समांतर हो तो कैसा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे, ये दो लाइन कैसी होनी, समांतर। थर्ड नंबर के केस की अगर मैं बात करूं, थर्ड नंबर के केस की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो यानी कि जो रेखाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए आपके, तो वो होनी चाहिए प्रतिच्छेदी, कैसी, प्रतिच्छेदी। यही तीन कंडीशन यहाँ पर आपके बनती है, ये तीन कंडीशन यहाँ पर क्या बनती है, यहाँ पर बनती है ना। अब यहाँ पर अच्छा इंग्लिश की बात करूं तो लाइन ये हो गया आपकी लाइन, ठीक है। समपाती को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस, है ना। फिर यानी कि लाइंस होगी, इसको हम बोलते हैं पैरेलल, है ना, पैरेलल, जिसको मैं शॉर्ट में आराम से आपके ये पैरेलल ऐसे बता सकते हैं।
और यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, ये इसको हम इंग्लिश में यहाँ पर आराम से बोल सकते हैं। इस वाले केस के अंदर यदि मैं बात करूँ तो लाइंस ऐसे रहेगी, इस एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ऐसे, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है। इसके अंदर क्या होगी, ये दोनों समांतर यानी कि पैरेलल होगी। इसके अंदर क्या होगी, प्रतिच्छेदी, मतलब ये एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर कट करेगी, ठीक। तो इसकी जो कंडीशन है, इसमें क्या लिखना, आपको ऐसे लिखना A1/A2 और इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2, ये इसकी कंडीशन है दोस्तों। और यदि मैं यहां से एक में कट लगा दूं, यानी कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये हो जाएगी इसकी कंडीशन। और यदि यहां पर देखो, यहां इक्वल था, फिर अब यहां पर कट हो गया, अब यहां पर अगर कट हो जाए, यानी कि यदि ये ऐसे हो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो यानी कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है आपके दो रेखाएं प्रतिच्छेद हो, यानी कि इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो ये तीसरा चैप्टर का भी आपका मामला यहाँ पर खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा कोई फॉर्मूला आपको इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर। अब चैप्टर नंबर 4 के अंदर बड़ा सिंपल मामला है, देखो। तो चैप्टर नंबर 4 में भी बहुत प्यारी बातें देख लीजिए। इसका नाम है आपके द्विघात समीकरण। क्या है दोस्तों, द्विघात समीकरण। बड़ी प्यारी चीज है दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर सबसे पहले वही मानक रूप, तो इसका मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो वो याद रखें आप, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपको यहाँ पर लिखने की आवश्यकता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इसका क्या है दोस्तों, मानक रूप है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहली बात ये याद होनी चाहिए। इसके लिए इसके मूल यदि आपको ज्ञात करने दोस्तों, क्या ज्ञात करने, इसके मूल बोले तो शून्यंक, है ना, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स, यदि आपको निकालने हैं, इसके आंसर्स यदि आपको निकालने हैं, तो यहाँ एक मेथड यूज होता है दोस्तों, एक सूत्र यूज होता है, एक फॉर्मूला यूज होता है, जिसका नाम है श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य सूत्र भी बोल सकते हैं इसको, श्रीधराचार्य सूत्र, यानी कि इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बोलते हैं भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से इसको जाना जाता है। तो जगह आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अब इनका क्या है, तो देखो ये होता है आपका x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट B² माइनस 4ac, और अपोन में क्या हो जाएगा दोस्तों 2a। तो ये बहुत प्यारा यहाँ पर एक फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है। तो ये हो गया x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट B² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें दोस्तों, जो नीचे a है वो 0 नहीं हो सकता, a इज नॉट इक्वल टू 0, इस चीज का आपको ख्याल रखना है, ठीक है सर। अब क्या करें, इनका देखो यहाँ पर जो B² माइनस 4ac जो दिख रहा होगा, आराम से दिख रहा होगा आपको, आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये देखो B² माइनस 4ac। सर ये क्या है, इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो भैया इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। B² माइनस 4ac को हम बोलते हैं विविक्तर। क्या बोलते हैं दोस्तों, विविक्तर, ये ध्यान रख लेना, विविक्तर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट। क्यों, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर B² माइनस 4ac जो है, इससे मूलों की प्रकृति का पता चलता है दोस्तों। किससे, मूलों की प्रकृति। तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि हमें यदि मूलों की प्रकृति का पता करना है, मूलों की प्रकृति का यानी कि नेचर ऑफ रूट्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, नेचर ऑफ रूट्स। यदि आपको नेचर ऑफ रूट्स का पता करना है तो आप B² माइनस 4ac का उपयोग करेंगे। सर इसमें कैसे, तो इसके भैया 3 पार्ट है। कितना पार्ट है, 3 पार्ट, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले पार्ट में B² माइनस 4ac कैसा हो, पॉजिटिव का मतलब है कि B² माइनस 4ac जो है वो 0 से बड़ा हो। दूसरे केस में B² माइनस 4ac क्या हो, 0। तीसरे केस में B² माइनस 4ac लेस देन क्या हो दोस्तों, 0। इसका मतलब है पॉजिटिव, इसका मतलब 0, इसका मतलब नेगेटिव, ठीक है। अब आपको पता है कि रूट के अंदर यदि पॉजिटिव आंसर हो, यानी कि जैसे 25 है तो 25 का 5 आंसर, 0 है तब भी निकलेगा। लेकिन यदि रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, B² माइनस 4ac लेस देन 0 का मतलब माइनस का मतलब माइनस 25 आ जाएगा यहाँ पर, तो माइनस 25 आएगा दोस्तों, फिर ये काम नहीं करेगा। तो ऐसे केस में मैं आपको यहाँ पर कुछ कंडीशन लिखता हूँ। इसमें जो मूल होते हैं दोस्तों, इसमें जो मूल होते हैं, ये मूल आपके होते हैं वास्तविक। पहली चीज कैसे होते हैं, वास्तविक और प्लस भिन्न भिन्न, वास्तविक प्लस भिन्न
भिन्न, यानी कि रियल एंड डिफरेंट। मैं आपको बता दूं रियल एंड डिफरेंट। और अगर यहां पर बात करूं तो यहां पर होते हैं आपके वास्तविक, है ना, वास्तविक प्लस बराबर, यानी कि वास्तविक प्लस बराबर, यानी कि वास्तविक और बराबर, जैसे कि 5 5 6 6 7 7 8 8 ऐसे। और तीसरी जो कंडीशन है दोस्तों, इसमें होते हैं आपके मूल काल्पनिक। क्या होता है दोस्तों? काल्पनिक और प्लस भिन्न भिन्न, काल्पनिक और दोस्तों भिन्न भिन्न, है ना। काल्पनिक भिन्न भिन्न मतलब ये तीसरी कंडीशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती। तीसरी कंडीशन पे हम काम नहीं करते दोस्तों, सिर्फ दो कंडीशन में हम काम करते हैं। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि पॉजिटिव होगा तो बोलेंगे वास्तविक व भिन्न भिन्न, यानी कि रियल एंड डिफरेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि जीरो है तो लिखेंगे वास्तविक व बराबर, यानी कि रियल एंड इक्वल। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो होगा, यानी कि नेगेटिव होगा, तो हम लिखेंगे कि काल्पनिक प्लस भिन्न भिन्न, यानी कि इमेजिनरी एंड डिफरेंट। ठीक है दोस्तों, तो 4 चैप्टर के अंदर सिर्फ यही है ना, इसके अलावा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये याद कर लीजिए। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 के यहाँ पर फॉर्मूलाज लिखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। तो हम अब यहाँ पर चैप्टर नंबर जो 5 है उसके फॉर्मूलाज को देखते हैं दोस्तों। तो देखिए चैप्टर नंबर 5, तो इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है आपके समांतर श्रेणी। क्या है दोस्तों? समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी बोले तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों एपी। सभी बच्चे एपी के नाम से इसको जानते हैं, बड़ी प्यारी बातें हैं एपी। तो सबसे पहले अगर एपी की बात आई तो सर हम लिखते हैं इसका मानक रूप। क्या लिखते हैं दोस्तों? मानक रूप। मानक रूप बोले तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है सर इसका? एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो लिख के बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख देते, नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं दोस्तों, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका a कोमा a प्लस डी कोमा a प्लस 2d कोमा a प्लस 3d कोमा डॉट डॉट डॉट, है ना, डॉट 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 कोमा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसका क्या होगा दोस्तों? यानी कि इसका मानक रूप, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुका है। ऐसा होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं भाई, यहाँ पर जो a है, यानी कि जो यहाँ पर a है, इसको बोलते हैं अपन प्रथम पद। मैं आपको पहले क्लियर कर दिया, होता है आपका प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म। बहुत बढ़िया सर। फिर डी क्या है सर? तो भैया डी को बोलते हैं यहाँ पर सार्व अंतर। क्या बोलते हैं दोस्तों? सार्व अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है डी का? याद रखो a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 का मतलब है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कि ये दूसरा पद है, इसमें से पहले पद को घटा दो तो डी आपके मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद भाई ये फॉर्मूला हो गया यहाँ पर। इसके बाद आता है यहाँ पर एक nth टर्म का फॉर्मूला, यानी कि nवा पद। nवा पद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपके nth टर्म। तो यानी कि जो nवे पद का फॉर्मूला होता है दोस्तों, nवे पद का जो सूत्र होता है, nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो है ये वाला, लास्ट का। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर ए एन इक्वल टू, है ना, क्या लिखेंगे दोस्तों इसको लिखेंगे हम ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बड़ी प्यारी बात मैंने यहाँ पर लिख दी है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर सर इसके बाद आता है भाई साहब एन पदों का योगफल। क्या आता है? एन पदों का योगफल। एन पदों का योगफल। एन पदों का योगफल का मतलब है आपके सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स। अब एन पदों का योगफल क्या है? बड़ा सिंपल है दोस्तों, तो ये होता है एस एन। देखो ए एन का मतलब है एनवा पद, एस एन का मतलब है एन पदों का योगफल। और मैं आपको बता दूं एन का मतलब यहाँ पर पदों की संख्या है दोस्तों। एन का मतलब क्या है? यहाँ पर पदों की संख्या। यहाँ पर क्लियर कर दो, एन बराबर होता है आपका पदों की संख्या। पदों की संख्या बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो यानी कि एस एन का मतलब हो गया एन पदों का योगफल। तो ये होता है आपका दो फॉर्मूले होते हैं यहाँ पर, एक तो होता है एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला तो आपके दोस्तों ये वाला हो चुका है। बड़ी प्यारी बात बोली दोस्तों मैंने यहाँ पर आपसे, बड़ी प्यारी बात। एक और फॉर्मूला है सर दोस्तों इसका, इस चीज का ध्यान रखो, एस एन इक्वल टू शॉर्टकट, तो वो है एन बाई टू ए प्लस एल। एल का मतलब क्या है यहाँ पर? अंतिम पद। मैं फिर बता दूं आपको, एल का मतलब क्या है यहाँ पर? अंतिम पद। तो एल का मतलब है यहाँ पे आपके अंतिम पद, यानी कि लिस्ट टर्म, यानी कि क्या होता है इसका मतलब? LEST, लिस्ट टर्म। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक दो फॉर्मूलाज और आपके एक्स्ट्रा में है जो मैं यहाँ पर लिखा देता हूं। ठीक है,
सर कौन से? मैंने कहा देखो, एक तो ये हो गया, एक बहुत प्यारा फॉर्मूला है कि यदि कंडीशन के तौर पे यदि ए बी सी तीन संख्याएं एपी में हो, इस चीज का ध्यान रखना, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि तीन संख्या यानी कि ए कोमा बी कोमा सी एपी में हो, तो आप इसको लिखेंगे बीच वाला जो पद है बी इक्वल टू पहला पद प्लस ये तीसरा पद और जोड़ के दो का भाग दे दो क्योंकि ऊपर दो संख्या है, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है। यदि तीन संख्या ए बी सी एपी में हो तो हमेशा लिखना है बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, इस चीज का ध्यान रखना है। लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला है यहाँ पर, इसका ध्यान रखो, यदि प्रथम n पदों का, यदि आपको प्रथम n पदों का योगफल निकालना है, प्रथम n पदों का क्या निकालना है? योगफल, है ना। इफ यदि हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, है ना, n टर्म्स का फॉर्मूला निकालना हो तो क्या करें? तो बड़ा सिंपल है, ये फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, Sn इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2, बस इतना सा लिख दीजिए जिसमें आपका काम चल जाएगा। प्रथम n पदों का योगफल यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना हो तो Sn इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है वहां पर दिखाया हुआ है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो 5 चैप्टर के यानी कि 5th चैप्टर के यही फॉर्मूलाज है, इसके अलावा बिल्कुल भी नहीं है, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी सिलेबस बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, ठीक है। तो आई होप ये वाला जो वीडियो है ये आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, और यदि आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिन भी बच्चों तक आप इनको पहुंचा सकते हैं, जिनको इसकी नीड है, प्लीज वहां तक पहुंचाए। और इसके बाद ये पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 भी जल्द आएगा और हम पूरे बुक के फॉर्मूलाज को कवर करेंगे, बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल के साथ आप ऐसे ही बने रहे। थैंक यू वेरी मच।